नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। भाई और बहनों, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। 10 साल यानी 2 बार की सरकार चलाने के बाद मोदी जी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि महंगाई देश में कम क्यों नहीं हुई। मोदी जी बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। मोदी जी के बस्तर आने के पहले बस्तर के लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे। बस्तर के सांसद ने सवाल उठाया था कि मोदी जी आदिवासियों का 32% आरक्षण राजभवन में क्यों रद्द है, क्यों रुका हुआ है। मोदी जी उसमें कुछ नहीं बोल पाए। बस्तर के सांसद ने यह भी सवाल उठाया था कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में संशोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों किया। मोदी जी उसमें भी चुप रहे। हम इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी 32% आरक्षण आदिवासियों को देने के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। हम इंतजार कर रहे थे कि हसदेव के ऊपर कुछ बोलेंगे, लेकिन वहां कैसे बोलेंगे, उनके मित्र को फायदा हो रहा है। लेकिन उम्मीद थी, बस्तर की जनता ताक लगाए बैठी थी, क्योंकि दीपक बैज जी ने जो पॉइंट उठाए वो वहां की जनता, वो बस्तर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां के रहने वाले हैं, वो समझते हैं कि बस्तर की जनता की क्या समस्या है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो मुद्दे थे बस्तर की, और आके क्या बोल के गए, एक बस्तर के बारे में झूठ बोल के गए कि हमारी सरकार तो जी 100 वन उपज लेती है, इनकी सरकार सिर्फ 8 वन उपज लेती थी। तो इतना बड़ा झूठ मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जब इतना बड़ा झूठ बोलते हैं तो ये बहुत दुख की बात। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में लोकसभा के चुनाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और संबोधनों का तड़का लग चुका है। जी हां, बस्तर पहुंचे पीएम मोदी। 31 मिनट 10 सेकंड तक उन्होंने भाषण दिया। तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल का वर्णन किया। तो पूरे 10 मिनट तक उन्होंने कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की 2018 से 23 तक की सरकार पे जम के प्रहार किया और आखिरकार लोगों को भरोसा जताए दिलाया कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की जो गारंटी है धरातल तक जाएगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले जब अपने संवाददाता शंकर के पास चलते हैं। आज वो दिन भर बस्तर में पीएम मोदी के रैली में उन्होंने कवर किया, उन्होंने देखा समझा, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। शंकर, क्या आपको दिखाई पड़ा, क्या इस पार को दिखाई पड़ा पीएम मोदी के भाषण के बाद लोगों के बीच में क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली, और बीजेपी का जो मनोबल था, उत्साह था, उसे आपने कैसे देखा शंकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे ही सियासत जो कि यहाँ पर गरमाते हुए नजर आ रही है। अगर हम आज की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज बस्तर आए हुए थे, और बस्तर में जिस तरीके से आपने जिस तरीके से कहा था कि करीब 31 मिनट का जो कि उनका संबोधन था, उस पूरे संबोधन में अगर हम बात करें तो भावनात्मक तरीके से और कहीं ना कहीं आदिवासियों को हित के लिए और जो मोदी की गारंटी है उसे गिनाने में पूरी तरीके से लगे हुए थे। हम बात करें जिस तरीके से उत्साह की, तो भाजपा के
कार्यकर्ताओं या वहां पर तमाम जो सभा स्थल पर जो पहुंचे जो कार्यकर्ता या वहां के जो आदिवासी जो ग्रामीण है उनमें उत्साह था। अगर बात की जाए पूरी तरीके से एक तरीके से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र इलाका माना जाता है। आदिवासियों को पूरी तरीके से साधने की यह कोशिश थी और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मोदी ने अपनी तरीके से जो कि मोदी की गारंटी गिनाने में और साथ ही साथ आदिवासियों को साधने में यहाँ पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो नजर आ रहे थे। और वहीं अपने संबोधन में उन्होंने सबसे ज्यादा गरीबी और आदिवासी इन दो मुद्दों पर उन्होंने फोकस करते हुए इन दो मुद्दों पर उन्होंने सबसे ज्यादा केंद्रित करते हुए आदिवासियों के हित की उनकी योजनाओं की बात करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। क्या लगता है शंकर, चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में 13 तारीख को राहुल गांधी भी बस्तर आएंगे, तो क्या कुछ असर दिखाई पड़ रहा है कांग्रेसियों के मनोबल पे? क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया? कांग्रेसी नेता कांग्रेसी चुनाव में कहां पे दिखाई पड़ रहे हैं मोदी जी के इस सभा के बाद, इस पूरे दौरे के बाद? देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेसी की तो जिस तरीके से कांग्रेसी में भीतरघात है, जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसे भाजपा ने बहुत अच्छे से बुनाते हुए नजर आया। आज मैं सभा पर और मंच पर देखते हुए मैं जिस तरीके से देखा कि मुझे लगा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा इसे बुनाने में यहाँ पर सफल नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल गिरता नजर आ रहा है। क्योंकि हम जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर में एक झटके में ही जो नगर जो है पूरी तरीके से नगर पालिका या नगर की जो सरकार है वो बीजेपी में शामिल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का बस्तर में एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा सकता है। और तैयारियां हालांकि दोनों तरफ से है, सियासत दोनों तरफ से गर्म है, बयानबाजी दोनों तरफ से है, लेकिन वक्त ही बताएगा कि जिस तरीके से जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनका जो चुनावी रण है वो सज चुका है और दोनों राजनीतिक नेता के जो दल हैं, जो नेता हैं, वो पूरी तरीके से अपनी ताकत जो बिल्कुल शंकर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि वक्त तय करेगा कि आखिरकार बस्तर के मन में क्या है। शंकर, आपका बेहद शुक्रिया। अब हम तीनों मेहमानों का रुख करेंगे। पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी की ओर से आज हमारे साथ सुनील चौधरी हैं, युवा नेता है, प्रवक्ता है, कई अहम जिम्मेदारियों के साथ पार्टी में लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। डॉक्टर अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 31 मिनट 10 सेकंड का पीएम मोदी का भाषण, 20 मिनट तक उन्होंने अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं का वर्णन किया, 10 मिनट में उन्होंने कांग्रेस की बिसात पे, कांग्रेस की को लेके उन्होंने कई तरह के निशाना साधा, चाहे केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार हो या राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार हो। कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी का जादू तो चल रहा है पूरे देश में। वो एक गारंटी है, वो एक विश्वास है, उनके भरोसे पर जनता भरोसा करती है। और यहाँ की प्रदेश सरकार ने भी जो उन्होंने एक मॉडल दिया छत्तीसगढ़ को विकास का, उस विकास के मॉडल पे आगे चल रही है। मोदी जी का भाषण मैंने भी सुना है और 3-4 चीजें मुझे ही नहीं कई लोगों को प्रभावित की होगी। पहली बात तो उन्होंने गोंडी भाषा में उसकी शुरुआत की और अभिवादन किया, वो बड़ा आदिवासियों को अच्छा लगा होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो बलिराम कश्यप थे, जो केदार कश्यप थे, उनके साथ कैसे काम किया उन्होंने और कैसे वो 1998-99 में बस्तर आया करते थे और जमीनी हकीकत को देख करके गए, ये उन्होंने वहां से बताया। तीसरा तो जो बातें थी, देखिए हर राजनीतिक हर प्रधानमंत्री करता ही है विपक्ष को अपने हाथ कटघरे में लेना, खासकर जो नाकामियां थी कांग्रेस सरकार की उसको उन्होंने गिनाया है। लेकिन एक बात मानिए अवधेश, की बस्तर में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में अब मोदी एक ब्रांड है। आप देखिए कि ये पहली बार मैं बीजेपी में ऐसा देख रहा हूं कि जब एक व्यक्ति, एक नेता इतना बड़ा हो गया है कि अब उसके आधार पर पार्टी जीत रही है, तो मोदी जी की छवि है, मोदी जी पर दांव लगा हुआ है। 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य उनके पास है और इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर के काफी बात कही, उन्होंने बस्तर को लेकर के बात कही, उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट उन्होंने दिया, या बीजेपी ने जिस तरह वहां डेवलपमेंट किया उसको लेकर के किया, नारी शक्ति वंदन योजना और ये सब जो साय सरकार। ठीक है अनिल जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं सुनील जी का रुख कर लेता हूं। सुनील जी, राम मंदिर का जिक्र पीएम मोदी कर जाते हैं, पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जिक्र करते हैं, मातारी वंदन योजना, 31वां संविधान की खरीदी, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं और लोगों को एक विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जिन गारंटियों को पूरा नहीं किया गया, आप मेरी तरफ से जाके बोल दीजिए कि आने वाले समय में गारंटी पूरा हो जाएगा।
मोदी की गारंटी विधानसभा में लोगों ने स्वीकार किया। क्या आपको लोकसभा में भी वही तस्वीर दिखाई दे रही है सुनील जी? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, हमारा संकल्प है विकसित भारत, हमारा संकल्प है विकसित छत्तीसगढ़ और हमारा संकल्प है विकसित बस्तर। विशेष रूप से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बस्तर के प्रवास पर थे और उन्होंने स्वयं कहा कि आज तक देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बार छत्तीसगढ़ आया होगा तो वो स्वयं है। आज उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, उन्होंने कहा कि सबके घर में जाना और मेरा जोहार मेरी राम राम पहुंचाना, और ये गारंटी दे देना भाई बूथ में कि कोई आए या पूछे कि काम नहीं होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो बचा हुआ काम है वो मोदी की सरकार है वो पूरी करने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हम जो गारंटी दिए थे, मोदी की गारंटी, हमने जो वादे किए थे वो सारे वादे हम पूरा कर रहे हैं, और वादे पूरा कर ही नहीं रहे हैं बल्कि उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि उससे ज्यादा और हम काम करके दिखाएं। छत्तीसगढ़ को समृद्ध कैसे बनाए, बस्तर को समृद्ध कैसे बनाए, ये सारी बातें उन्होंने विश्वास के साथ इस बात को कहा है कि आने वाले तीसरे टर्म में जब वो प्रधानमंत्री होंगे तो भारत सहित छत्तीसगढ़ और बस्तर की स्थिति में सुधार भी होगा, और वो दिखने भी लगा है, वो दिखने लगा है जो वादे किए गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, आप सुने होंगे अवधेश जी, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि पहले की सरकारें क्या करती थी, 15 पैसा पहुंचता है 1 रुपए में, बाकी कहां जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचारियों को दर्द इसलिए होता है क्योंकि मोदी गरीब का बच्चा आ गया ना, गरीब का बेटा आ गया। ये मोदी जो भारत को अपना परिवार मानता है, केवल एक परिवार की पार्टी नहीं, पूरा देश हमारा परिवार है। ये सर फोड़ने की बात करते थे, मैं जवाब ये सर फोड़ने की बात करते थे, मैं जवाब ले ठीक है सुनील जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अमित श्रीवास्तव जी बैठे हुए। अमित जी, पीएम मोदी का भाषण मनोबल पे कितना असर पड़ेगा आप लोगों का? देखिए, छत्तीसगढ़ की समरसता का गढ़ है और छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे देश के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पे स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी चुनाव का समय है, बहुत सारे नेता आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे और छत्तीसगढ़ तो हमेशा सबका स्वागत करता है। लेकिन अभी ना सुनील भाई ने कहा कि गरीब का बच्चा है, भगवान ऐसा गरीब सबको बनाए। 8,500 करोड़ का प्लेन, 1.5 लाख की पेन, 3.5 लाख का चश्मा, 11 लाख का सूट, ईश्वर ऐसा गरीब सबको बनाए। देखिए, और दूसरी बात, अभी आपने कहा मनोबल पे, मैं आपको बता दूं कि मैं भी उनकी स्पीच को मैंने आपके चैनल पे आने से पहले सुना। बहुत सारे पॉइंट तो हैं, समय बहुत कम पड़ जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने महंगाई पे बात करी, महंगाई पे उन्होंने कहा मैंने सभी वादे पूरे किए। साहब, आपके कार्यकाल को तो याद किया जाएगा, 150 रुपए का टमाटर, 100 रुपए पेट्रोल डीजल, आपने उस पर कुछ बात आपने नहीं कही। आप आज आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपसे 3 प्रश्न किए थे, कोई भी भाजपा का नेता उस पर जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये कहा गया था कि नगरनार का प्लांट आप नहीं सेल करेंगे, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, आपने उस पर कुछ नहीं कहा। रही बात, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सरगुजा में अपने कॉर्पोरेट मित्रों को आप दे रहे हैं और लगातार जंगलों को कटा रहे हैं, आपने कहा कि आदिवासी महिला का सम्मान, हमने बहन का सम्मान किया। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूं साहब कि देश की महामहिम को आपने अपने जो भवन है संसद भवन, उसमें उद्घाटन में आपने नहीं बुलाया। आपने लगातार राम मंदिर के पूरे आयोजन से उनको दूर रखा। ये कैसा सम्मान आप करते हैं? रही बात आपकी कथनी और करनी को देश समझ रहे हैं। रही बात बहुत सारी चीजों पे, मैंने कहा ना अवधेश जी, अगर आज चर्चा होगी तो उनके 38 मिनट, शायद आपने 38 मिनट कहा था, 31 मिनट पे 3.5 घंटे की चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। चलिए, मैं एक बार अनिल जी का फिर से रुक कर ले। तो अनिल जी, पीएम मोदी का आना, बस्तर एक ऐसी सीट है जहां पे 2019 के चुनाव में कांग्रेस जो है पहली बार जीती, लोकसभा की बात कर रहा हूं, राज्य गठन होने के बाद। कांकेर सीट में एक बार भी नहीं जीती। कांकेर सीट का समीकरण कहता है कि 8 में से 5 सीट कांग्रेस के पास, 3 बीजेपी के पास। बस्तर में ठीक उलट जाता है। पीएम मोदी का दौरा कितना असर होगा सियासी समीकरण को पीएम मोदी के दौरे के बाद आप कैसे देखते हैं, खास करके बस्तर पे और उसके बाद कांकेर पे? देखिए, अवधेश जी, मोदी जी की सभा हुई और उसके बाद नई तरह की राजनीतिक तरंगे सामने आई हैं, मुद्दे भी कई तरह के सामने आ गए हैं। अब आपने जो सवाल उठाया उसकी बात करें कि भाई मोदी जी की सभा तो हो गई है, उसके बाद कांग्रेस का क्या विकल्प होगा। बेसिकली कांग्रेस के सामने अभी बहुत सारी विकलांग विशेष व्यवस्थाएं सामने आकर के खड़ी हो गई। नारा का मामला है, नीति का है, नेतृत्व का मुद्दा है, तो इन सारी चीजों पर कांग्रेस को जवाब देना होगा।
दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री बस्तर दौरे पे नहीं। राजीव गांधी को हमने देखा था, प्रधानमंत्री थे, आए थे, और हमने देखा कि राहुल गांधी तो 2007 में भी कांकेर में पहली सभा राहुल गांधी की कांकेर में ही हुई, बस्तर में यदि हम चले, मैंने उसको अटेंड किया है जाकर के। तो कांग्रेस के नेता भी बस्तर आते रहे हैं। अब सवाल यह है कि पिछले सालों से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कांग्रेस क्यों क्लीन स्वीप छत्तीसगढ़ में नहीं कर पा रही है? बस्तर एक अपवाद है कि आप देखिए कि 2018 में पूरी कांग्रेस क्लीन स्वीप कर ली थी बस्तर में और विधानसभा में सरकार बनी थी उनकी, लेकिन वही आप कांग्रेस लोकसभा में देखिए, आप 2 सीटें जीत पाई बस। तो लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो कांग्रेस को ये जो क्लीन स्वीप का मामला है, ये देखना होगा कि कैसे वो 4-5 सीटें जीत सकती है या क्या वो 9 की 9 जीत पाएगी। तो इसके लिए आपको कई मुद्दों पर विचार करना होगा। आदिवासियों को यह भरोसा दिलाना होगा कि हम बीजेपी से ज्यादा बेटर है, हम बीजेपी से ज्यादा अच्छा मॉडल रखते हैं आपके डेवलपमेंट का, हम बीजेपी से ज्यादा अच्छी चीजें आपको दे पाएंगे। जब आप 5 साल की विधानसभा चुनाव में आप ये भरोसा नहीं दिला पाए तो अभी कैसे दिला पाएंगे? ये आपके लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है कांग्रेस के लिए। और इसलिए इसके बाद हम नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया है कि वो प्रियंका गांधी की सभा कराए, राहुल गांधी की कराए, सोनिया गांधी की 13 तारीख को है राहुल गांधी की सभा है बस्तर में, बिल्कुल पहले से तय हो चुका है। बस्तर की जनता ये उम्मीद करेगी कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा कांग्रेस या राहुल गांधी हमें क्या देके जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सुनील जी, क्या आपको लगता है कि जो मैजिक 2023 के चुनाव में चला पीएम मोदी के नाम से, अब पीएम मोदी का इलेक्शन है, पीएम मोदी ने आज मंच से साफ साफ कहा कि आपका एक एक वोट मुझे मजबूत करेगा, मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की ओर लेके जाएगा। इतना विश्वास जितना जनता ने जताया 2023 में, क्या 24 में वही समीकरण आएंगे? क्योंकि आप अगर 2018 और 19 परिणाम की बात करेंगे तो कांग्रेस आपके सामने 2003 और 2004 के चुनाव परिणाम की बात जरूर करेगी। सुनील जी। जी देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही अवधेश जी। हम तो इस बार तय करके रखे हैं कि इस बार कांग्रेस को शून्य पर आउट करेंगे, और ये विश्वास है जनता का, जो हमारी सरकार पर विश्वास है, भाजपा की सरकार पर विश्वास है। इस आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में शून्य पर आउट करने का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता चल रही है। और उसका बड़ा कारण भी है, मोदी जी जब आप देखेंगे चुनाव के पहले बहुत सारी बातें आती थी, कहते थे कि भैया सरकार जो है कांग्रेस की जा ही नहीं सकती, छत्तीसगढ़ में तो तय है बनना, भले कहीं ना बने। लेकिन सारे समीकरण उलट पड़ गए। इस बार कार्यकर्ता भी मजबूती से और लड़ने के लिए तैयार है। पिछली बार तो मोदी की गारंटी और मोदी जी हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए वोट मांगने आते, इस बार स्वयं मोदी जी का चुनाव है और जनता को पता है। अवधेश जी, लोगों ने अपने घर के सामने अपना खुद से पोस्टर पैम्पलेट चिपका करके रखा है कि कृपया हमारे घर में वोट मांगने मत आए, हम खुद मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे पॉम्पलेट आपको रायपुर में दिख जाएंगे, लगना शुरू हो गए, छत्तीसगढ़ में दिख जाएंगे, लगने शुरू हो गए। ये मोदी मैजिक है। सुनील जी, मैं मतलब मेरी निगाहों से हो सकता है वो पोस्टर ना गुजरा हो, मैंने उस पोस्टर को नहीं देखा, शायद अनिल जी का मैं रुक करूंगा, उनसे पूछूंगा, लेकिन एक बार अमित जी का रुक कर लेता हूं। अमित जी, मेरे इस सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा। क्या आप नेता हैं, हर गली मोहल्ले वार्ड में आप घूमते हैं, आपने ऐसा पोस्टर देखा कि मेरे घर वोट मांगने ना आए क्योंकि मैं खुद मोदी जी के लिए वोट मांग रहा हूं? देखिए, मैंने ऐसा कोई पोस्टर तो देखा नहीं है और शायद छत्तीसगढ़ की जनता ने भी नहीं देखा है जी। मुझे इतना विश्वास है। और अब मैं आपको बता दूं, अभी मेरे सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे मोदी जी की गारंटी। साहब, मोदी जी की गारंटी मतलब आप समझिए कि मोदी जी की गारंटी पे मैं सिर्फ 10 सेकंड कहना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से 400 पार का नारा देते हैं, पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 3 दिन बाद उनके साथ उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। उनको जिस प्रकार से असम में कहा करते थे या शुभेंदु अधिकारी को कहते थे कि नादा सारदा स्कैम में है, आज नेता प्रतिपक्ष है, असम के सीएम, जिस प्रकार से वो आरोप लगाते थे, मतलब एक बात तो पक्की है कि जितने भ्रष्टाचारी इस देश में हैं, जिनको खुद भाजपा के नेता और प्रदेश के सम्मानित प्रधानमंत्री जिनका उल्लेख करते थे, आज वो अब भाजपा में है। रेड कारपेट बिछा के भाजपा उनका वेलकम करती है। और अब ये लोग कहते हैं साहब कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी। आप भाजपा में आ जाइए, मिस्टर क्लीन हो जाइए। दूसरी चीज आपने कहा महंगाई, तो अब पिछले बार नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता कहती है साहब बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी करो मोदी सरकार। ठीक है अनिल जी, क्या आप जिस नारे और नियत का जिक्र कर रहे थे, एक नारा तो अमित जी ने खुद बता दिया, नेतृत्व की बात करें तो पूरा कांग्रेस ही नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन साथ में काम कर रही है।
बिल्कुल। देखिए अवधेश, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह अविश्वसनीय हो गई है। ये वही राहुल गांधी है ना जिन्होंने हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार बनी और राहुल गांधी ही चुनाव प्रचार कैंपेन के लिए आए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के मामला दूसरा है। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि आपने कहा, अब सुनील जी भी बता रहे थे कि अब तो ऐसे बैनर लगने लगे हैं कि हमारे लिए वोट मांगने मत आइए। ये वैसे ही है जैसा आप कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जनता नहीं तय करेगी ना कांग्रेस मुक्त भारत होगा कि नहीं होगा। आप देखिए कई राज्यों में कांग्रेस आई ना, आप तो चुनाव हार गए। तो जनता ये तय करेगी कि भैया चुनाव प्रचार करना है, किसको करना है और कैसे करना है। लेकिन मेरी एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि नारा नहीं फेंका या नीति नहीं फेंकी है। 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देना, ये बीजेपी चिंता में पड़ जानी चाहिए थी अभी तक। तो 2018 में जिस तरह बीजेपी लेकर के आई और कांग्रेस को फिर उसका अटैक करके जवाब देना पड़ा कि हम भी देंगे 13,000 15,000 रुपए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो वादा किया है उस पर जनता भरोसा कितना जताती है, क्योंकि 2018 में उन्होंने देखा है कि आपने जो वादे किए थे 2-3 वो पूरे नहीं हुए। गैस सिलेंडर देने का मुफ्त देने का बात थी, आप नहीं दे पाए। तो जनता को लगता है कि जब आप एक गैस सिलेंडर नहीं दे पाए मुफ्त में, तो आप 1 लाख रुपए कहां से दे देंगे? जबकि ये इस नारे ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। हजारों महिलाएं जा रही हैं और उस फार्म को भर रही हैं कि कांग्रेस हमको 1 लाख रुपए देगी। लेकिन क्या कांग्रेस ईमानदारी के साथ पूरे देश में इसको प्रचारित कर रही है? क्या छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो इस मुद्दे को सामने रख रहे हैं? क्योंकि उनको खुद को कहीं ना कहीं एक आशंका है मन में कि ये हम क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सुनील जी का रुक। सुनील जी, 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा, आप लोगों की तो बेचैनी बढ़ जानी चाहिए थी। ये हमारी क्यों बेचैनी बढ़ेगी? इनके तो जो झूठे घोषणा पत्र पिछली बार भी आप देखें, ये 500 रुपए प्रति महिलाओं को देंगे बोल के छत्तीसगढ़ में वादा किए थे, दिए क्या? लोग तो पूछते रहे ना, शराबबंदी करेंगे बोले थे, किए क्या? तो वादा खिलाफी करना कांग्रेस के लिए आम बात है। मेरे यहाँ भी मैं देखता हूँ आसपास महिलाएं पूछती हैं आकर के, भैया वो 1 लाख रुपया देंगे बोलते हैं, वो कांग्रेस वाले देंगे क्या? तो बोला आप ही बताओ देंगे कि नहीं देंगे। नहीं दे भाई, ओमन कहाँ दी, ओमन इसने लबारी मारते, ये महिलाएं कहती है। और अभी माननीय हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के मित्र हमारे अमित भैया कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी जो है वो जाते हैं भाजपा में, साफ सुथरे हो जाते हैं। मतलब आप स्वीकार करते हैं ना कांग्रेस में लोग भ्रष्टाचारी हैं? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं और जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं वॉशिंग मशीन में। नहीं तो क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? मैं उनकी बात का तर्क कर रहा हूं। हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी ने आज कहा कि किसी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, उसको जेल पहुंचाएंगे। लेकिन ये अपनी पार्टी वालों को भ्रष्टाचारी कहते हैं। इनको अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है, इनके लोग इसलिए तो पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। नियत नीति कुछ इनके पास नहीं है, नेतृत्व नहीं है इनके पास, विश्वास नहीं है इनके पास। फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा सुनील जी। हमारे कार्यकर्ताओं को पार्टी पर भी विश्वास है, जनता को हमारे पर विश्वास है। फाइनल कमेंट के लिए अमित जी के पास जाऊंगा, मुझे क्लोज करना। अमित जी, क्या आप लोग के आपके उन पूर्ववर्ती नेताओं पे भरोसा नहीं है, अपनी रीति नीति पे भरोसा नहीं है कि आप इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं? आज एक चीज क्लियर हो गई अवधेश जी, भाजपा के नेता 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना। ये इनकी फितरत में। मैंने क्या कहा इन्होंने शायद पूरा सुना नहीं, जाके अब फिर से डिबेट को सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा उन्होंने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला महाराष्ट्र का नेता, और 3 दिन बाद उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं। मतलब आपको प्रधानमंत्री जी कह रहे, या तो अपने देश के नेता आप उनको मानते नहीं, आप उनकी बात को सुनते नहीं है, और इसलिए यहां पर आप बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, आप कह रहे थे वादा, मुझसे भी महिलाएं पूछती है, मेरी मातृशक्ति पूछती है। साहब, मोदी जी ने तो कहा था रोजगार के लिए युवा पूछते हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलना था, मिला क्या? लबारी कौन मारता है देश की जनता जान रही है। सिलेंडर 400 रुपए में आप 1200 कर दिए, 100 रुपए आप कम कर देते, तो आपने अपने वादे पूरे किए क्या? 15 लाख अकाउंट में आया क्या? अरे आप लोगों के जैसे झूठा कोई है नहीं। अमित जी, सुनील जी, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। अमित जी ने पहले कह दिया था कि 31 मिनट के भाषण पे चर्चा करेंगे तो 3.5 घंटे बिल्कुल एग्जैक्ट में रेडी बचेगा, लेकिन समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।